हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया का शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट चारों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली हियरिंग में एजीआर के पेमेंट को लेके काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बना हुआ है स्टॉक के लिए। उसके बाद भी शेयर चल नहीं रहा है, इवन ऊपर के रेट से काफ़ी फिसला है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक में एक अप मूव नहीं आ रहा है, और किसी ने ऊपर के रेट पे लिया है तो उसकी स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। वोडाफोन एक आइडिया एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर का। 28 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर इनके पास हैं। काफ़ी बड़ी ब्रांड ग्लोबली भी है वोडाफोन, और काफ़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट है इनका। वोडाफोन के जो प्रमोटर्स हैं ग्लोबली, वोडाफोन एक काफ़ी बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है। आइडिया के जो प्रमोटर हैं कुमार मंगलम बिरला, वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। प्रमोटर की क्वालिटी पे किसी को कोई डाउट नहीं है। कंपनी के ब्रांड नेम पे किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वोडाफोन आइडिया की। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक और है कि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सब्सटैंशियल है। 70% से ज़्यादा, 73-74% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जिसमें से कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और कंपनी का जो रिवेन्यू है, इवन टेलीकॉम सेक्टर का जो रिवेन्यू है, वो QoQ और Y-on-Y बेसिस पे लगातार बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के फेवर में जाते हैं और कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं वीकनेस की। फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस में हम पर्टिकुलरली कंपनी के बैलेंस शीट और मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में हम उस सेक्टर्स का आउटलुक लेंगे कि कंपनी यहाँ पर कहाँ पर प्लेस्ड है। वीकनेस की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबको पता है, लिक्विडिटी क्रंच की। निगेटिव कैश फ्लो है बैलेंस शीट पे पिछले कुछ क्वार्टर से। इतना भारी भरकम लॉस कंपनी को हुआ है कि पूरी नेटवर्थ इनकी इरोड हो गई है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार घट रही है। कंपनी पिछले 9 क्वार्टर से लगातार लॉस दिखा रही है। और सबसे बड़ी वीकनेस इसकी ये है कि इसका सब्सक्राइबर बेस लगातार कम हो रहा है। इवन वो कस्टमर्स जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, 2G 3G से 4G पर मूव कर रहे हैं, उनको भी कंपनी लगातार लूज़ कर रही है। यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस लूज़ होना और नया मार्केट शेयर कैप्चर ना कर पाना कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की बात। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री 130 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कस्टमर हैं, 145-46 करोड़ के आसपास। सिर्फ 3 प्लेयर हैं यहाँ पे, तो हर कंपनी के पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मार्केट शेयर को कैप्चर करने की। इतनी बड़ी मार्केट है, सिर्फ 3 प्लेयर हैं। एंट्री बैरियर है सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि कोई कल को नया बंदा आ जाएगा। जितनी भी कंपनीज पहले थी, एक टाइम में 15, 16, 17, 18 कंपनीज हुआ करती थी, कंसोलिडेट हो के सिर्फ 3 रह गई हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की तो सेक्टर में अगर बात करें तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से पूरी तरह से सब कुछ मोबाइल पर शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप्स पर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई कमी ही नहीं है। अब बात आती है थ्रेट की। सबसे बड़ा थ्रेट तो इस कंपनी के लिए ये है कि जो उसकी बैलेंस शीट की क्वालिटी है, नेगेटिव कैश फ्लो के साथ में जो उसके पीयर्स हैं एयरटेल और जियो, उनसे compete करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रही है। कंपनी के पास नई टेक्नोलॉजी में, 5G में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। अगर कंपनी को एजीआर के लिए 10 से 15 साल का टाइम मिल जाता है एजीआर पेमेंट के लिए, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, पिछली हियरिंग में लगभग फाइनल हुआ है, जजमेंट रिजर्व कर लिया है, 10 अगस्त को आएगा, तो भी कंपनी को बहुत बड़ी कैपिटल और ARPU में सब्सटैंशियल इंक्रीज चाहिए उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए जो आने वाले टाइम में अराइज होगी एजीआर का पेमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ा थ्रेट फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहा है, वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में दोबारा से डिसरप्शन
कि का संभावना है, क्योंकि जियो ने जिस तरह से अपने प्लान्स बताए हैं इस एजीएम में कि वो 5G टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से रेडी हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव 5G फ़ोन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अपना ओएस लेके आएंगे, सस्ते रेट में लोगों को 5G देंगे। तो ऐसे में ये इंडस्ट्री दोबारा से डिसरप्ट हो सकती है। पहले जियो की वजह से जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था, अग्रेसिव प्लान्स निकाले थे, इंडस्ट्री में भूचाल आ गया था। तो इस तरह से अगर जियो 5G को लेके कुछ दोबारा बड़ा मेगा लॉन्च करती है, सस्ते रेट में 5G सर्विसेज देती है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिसरप्शन हो सकता है, जहाँ पर इनका पूरा कस्टमर बेस लूज़ हो सकता है, काफ़ी कस्टमर लूज़ हो सकते हैं, क्योंकि 2G 3G यूज़ करने वाले काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे हैं जो वोडाफोन आइडिया को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि इतनी क्लियरिटी लास्ट हियरिंग में आ गई कि 15 साल का टाइम इनको मिल जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटी हमारे पास स्पेक्ट्रम की एनफ है, गवर्नमेंट की इंटेंशंस क्लियर कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम फैसला रिजर्व है, अगली सुनवाई में बताएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इस क्लियरिटी को मिल गई है कि 10 से लेकर 15 साल का टाइम इनको मिलेगा। उसके बाद भी स्टॉक में कोई भारी तेज़ी नहीं बन रही है, इवन स्टॉक करेक्ट ही हुआ है। उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? पहले ये मान के चला जा रहा था कि एक कैलकुलेशन है कि अगर 9% के आसपास इनका इंटरेस्ट लगता है इनको डेफर्ड पेमेंट के लिए, तो 6000 करोड़ के आसपास का इनका एनुअल आउटफ्लो होगा अगर इनको 15 साल का टाइम मिलता है। अगर ये 10 साल का टाइम मिलता है तो ये 6000 से बढ़ के 7200 करोड़ के आसपास पर ईयर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, जियो की एजीएम के बाद में अगेन टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को इस पेमेंट को टाइमली पेमेंट करने के लिए इस लाइबिलिटी को दो चीज़ चाहिए कि इनका कस्टमर बेस तो लूज़ हो ही ना, जो जितना कस्टमर बेस है उतना तो एटलीस्ट रहे ही, और सब्सटेंशियली इंक्रीज भी करें, और ARPU लगभग डबल हो जाए। CLSA जैसी ब्रोकरेज जो इस कंपनी पे लगातार जो है बुलिश रही है, टारगेट पहले बढ़ा के उन्होंने 8 से 12 किया, फिर 12 से 14 किया, उन्होंने भी कल रिड्यूस की रेटिंग देके टारगेट को 8.5 रुपये कर दिया। यहाँ पर जब पहले ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3 साल में ARPU डबल हो जाएगा, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क राइज हो गया है कि जब अगर अगले 2-3 सालों में 5G इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ऐसे में कंपनी टैरिफ बढ़ा के अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएगी, इस बात की संभावना है बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये कि नई टेक्नोलॉजी में इस बैलेंस शीट और नेगेटिव कैश फ्लो के साथ कंपनी इन्वेस्ट कैसे कर पाएगी। अगर कंपनी को ये लाइबिलिटी टाइमली पे करनी है तो इनको अपना ARPU लगभग 2 साल में डबल करना पड़ेगा। तुरंत टैरिफ हाइक करेंगे तो सब्सक्राइबर बेस लॉस होने का डर है, जो इनको लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर ARPU के फ्रंट पे की जो हाइक एक्सपेक्ट कर रही थी वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा, मार्केट शेयर को लेके, दोनों चीज़ों को लेके थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई है। ये एक रीज़न है कि इतनी क्लैरिटी आने के बाद भी स्टॉक में अपमूव नहीं आ रहा है। क्रेडिट सूज ने एक बात कही है कि या तो कंपनी को एक मीनिंगफुल इक्विटी इन्फ्यूज़न हो, प्रमोटर फंड रेज करें या फंड इन्फ्यूज़ करें, और कंपनी जो है लाइबिलिटी को भी मीट करे, कैपेक्स को भी मीट करे, तब तो एक चांसेस बनते हैं कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में अच्छे से सर्वाइव करे और अपने पीयर्स के साथ कम्पीट करे। फ्रेंड्स, अब वोडाफोन आइडिया में हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको 10 से लेके 15 साल के बीच का कोई टाइम मिल जाएगा। उसके बाद किस जो सिचुएशन बनेगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि प्रमोटर भी कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दें, उसका चांसेस कम है और वो पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पर चीज़ यही उठती है कि अगर ये कंपनी अच्छे से सर्वाइव करे तो आने वाले टाइम में ये स्टेक सेल करके फंड रेज कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनके पास 20-22% तक डाइल्यूट करने का। अगर ये डाइल्यूशन वो कर पाते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो वोडाफोन आइडिया के वारे न्यारे हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स के भी और कंपनी के भी। कंपनी कैपेक्स भी कर पाएगी, लाइबिलिटीज़ को भी पे कर देगी, और सबसे बड़ी बात, अगर सब्सक्राइबर बेस इनका बढ़ता है, कैपेक्स ये करते हैं, अट्रैक्टिव प्लान्स लेके आते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज देते हैं, तो फिर तो बात ही नहीं है। ARPU बड़े, सब्सक्राइबर बेस बड़े, तो रेवेन्यू सीधा जंप करेगा डबल पर, फिर लाइबिलिटी पे करना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बट मेन जो प्रॉब्लम इनके साथ अब आ रही है वो है कि आने वाले टाइम में जियो को लेके कोई नया डिसरप्शन ना हो जाए, मार्केट उसको लगातार देख रहा है।
फ्रेंड्स अब बात आती है कि जिन्होंने हाइयर रेट पे ले लिया है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपये से ऊपर 11 रुपये 12 रुपये पे लिया हुआ, उन्हें अब क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स इतनी क्लियरिटी आने के बाद स्टॉक का जो बॉटम अभी बना है 7 रुपये के आसपास, मान के चलिए वो बन गया है, यहाँ पर करेक्शन के चांसेस अब बहुत कम है। पर यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है कि AGR की थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद भी एक बड़ी तेज़ी स्टॉक में नहीं बन रही है। बड़ी तेज़ी के लिए कैपिटल का ट्रिगर चाहिए अब, कि अगर वहाँ से न्यूज़ आती है स्टॉक थोड़ा ऊपर, आज 4-5% ऊपर बंद हुआ है, एक बार फिर 10 रुपये 11 रुपये का लेवल हो सकता है दिखाए, एक बड़ी तेज़ी तभी बनेगी अब जब कैपिटल इन्फ्यूज़न की बात आए, या तो कोई बड़ा इन्वेस्टर आए या सब्सटैंशियल कैपिटल मैनेजमेंट इन्फ्यूज़ करे। यहाँ पर एक पैसा ही ऐसी चीज़ है फिलहाल जो उस कंपनी को सेव कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम का जो डिसरप्शन है, आने वाले टाइम का जो टेक्नोलॉजी चेंज है, उसको और लायबिलिटी को कंपनी तभी मीट कर सकती है जब बैलेंस शीट पर सब्सटैंशियल कैश हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, प्रमोटर तो इक्विटी इन्फ्यूज़ करें ही करें, उसके बाद भी अगर स्टैगर्ड वे में पेमेंट मिलकर टाइम मिल जाता है, प्लस स्टेक सेल कोई बड़ा इन्वेस्टर ये अगर अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि गूगल से पहले वोडाफोन आइडिया की बात चली थी, फिर गूगल की जियो में स्टेक खरीदने की बात आ गई, तो यहाँ पर इस बात की संभावनाएं खत्म हो गई कि गूगल अब वोडाफोन में कोई स्टेक खरीदेगा। एक तो वो न्यूज़ और एक जियो का 5G लॉन्च का न्यूज़, एक काफ़ी बड़ा डिसरप्शन आने वाले टाइम में फिर से टेलीकॉम सेक्टर में हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया के शेयर पर पड़ेगा। फ्रेंड्स ये एक काफ़ी बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। रिलायंस की AGM से लेके अब तक आप देख लीजिए 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ पे हार्डली ही स्टॉक ने रिएक्ट किया होगा। अगर किसी दिन बढ़ गया है तो अगले दिन उससे ज़्यादा गिरा है। तो अब इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क तो काफ़ी कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। ये स्टॉक 7 रुपये से नीचे जाएगा, इस बात के चांसेस कम हैं, क्योंकि जो उसका वर्स्ट है वो काफ़ी हद तक, जो अनसर्टिनिटी है वर्स्ट है वो कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब आगे का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि फर्दर कैपिटल इन्फ्यूज़न को लेके, स्टेक सेल को लेके प्रमोटर का क्या प्लान रहता है। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, जिसमें काफ़ी लाइकली चांस है कि इनको 10 से 15 साल के बीच का टाइम मिल जाएगा। अब उसमें इंटरेस्ट देखना होगा ऑनरेबल कोर्ट क्या लगाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे थोड़ी सी मार्केट की नज़र होगी। उसके बाद में अब मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कैपिटल इन्फ्यूज़न स्टेक सेल को लेके वहाँ पर किस तरह की बातें आती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी एसेट्स हैं इनकी, जो ऑप्टिकल फाइबर का बिजनेस है और जो इंडस्टार में इनकी स्टेक है, उसको सेल करने को लेके भी आने वाले टाइम में न्यूज़ आ सकती है। तो वहाँ से भी फंड रेज ये करेंगे, उसको देखना होगा वहाँ पे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। पर फ्रेंड्स आपके लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी में अब है वो ये है कि यहाँ डाउनसाइड रिस्क ख़त्म हो गया है। अब अपसाइड की बात है और उसके लिए कुछ ट्रिगर्स का मार्केट वेट कर रही है कि वहाँ पर डेवलपमेंट्स देखना चाह रही है कि फंड रेजिंग को लेके, कैपिटल इन्फ्यूज़न को लेके किस तरह से कंपनी काम करती है। उसके बेस पे हो सकता है कि बड़ी तेज़ी से स्टॉक में बने। यहाँ पर डाउनसाइड का रिस्क कम है, पर यह है कि फ़िलहाल के लिए अपसाइड भी थोड़ी सी लिमिटेड है। एक बड़ी तेज़ी के लिए लगता है थोड़ा और वेट करना होगा, मार्केट और डेवलपमेंट्स को देखना चाहती है। फ्रेंड्स फर्दर कोई भी क्वेरी आपके से स्टॉक को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।